हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल और स्टेट रिलेशन के बारे में, केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में। भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन स्पष्ट तरीके से किया गया है। जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो बहुत ही क्लियर है इंडिया के अंदर। संविधान के द्वारा जो यूनियन और जो स्टेट है उनके जो है संबंधों को तीन भागों में डिवाइड जो है किया गया है। रिलेशनशिप को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हम लेंगे विधायी संबंध, जिसको हम लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप भी कहते हैं। सेकंड है प्रशासनिक संबंध, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप कहेंगे। और थर्ड होगा वित्त संबंध, जिसको फाइनेंस रिलेशनशिप कहेंगे। और यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 245 से लगाकर 255 तक मेंशन है लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप। प्रशासनिक संबंध हमारे संविधान के जो है वह आर्टिकल 256 से 263 में मेंशन है। और वित्तीय संबंध जो है वह भारत के संविधान में आर्टिकल जो है वह 264 से 293 के अंदर मेंशन है। और विधायी संबंध को दिया गया है संविधान के भाग 11 के अंदर, प्रशासनिक संबंध को दिया गया है भाग 11 के अंदर, जबकि फाइनेंस रिलेशनशिप है संविधान के भाग 12 के अंदर। पार्ट 12 के अंदर जो है वह फाइनेंस रिलेशनशिप को मेंशन किया गया है। आप सभी को पता है कि भारत में जो है वह फेडरल सिस्टम को अपनाया गया है, संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर किया गया है। और आप सबको पता है कि जो संघीय शासन प्रणाली है वो कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है। शासन व्यवस्था 2 टाइप की होती है, संघात्मक शासन व्यवस्था फेडरल सिस्टम और एकात्मक शासन व्यवस्था यूनिटरी सिस्टम। संघात्मक शासन व्यवस्था भारत के अंदर है, अमेरिका के अंदर है, जबकि एकात्मक शासन व्यवस्था कहाँ पर है? ब्रिटेन में, फ्रांस में, जापान और चाइना के अंदर। संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में शक्तियों का विभाजन किया जाता है, जैसा कि अपने इंडिया के अंदर किया गया है। लेकिन बच्चों एक बात आप ध्यान रखना कि कभी भी जो है जुडिशियल पावर का बंटवारा जो है वो नहीं किया जाता, उनको जो है वो डिवाइड नहीं किया जाता सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। हमारे इंडिया में भी जुडिशियल जो पावर है उनका डिवीजन नहीं किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, क्योंकि हमारे यहाँ एकीकृत न्यायपालिका के सिस्टम को अपनाया गया है, इंटीग्रेटेड जो है वह सिस्टम को अपनाया गया है। हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अपील हाई कोर्ट में करते हैं, हाई कोर्ट की अपील जो है वह सुप्रीम कोर्ट में की जाती है। इस प्रकार से जो भारत की जो जुडिशियल पावर है, जो जुडिशियल सिस्टम है वो क्या है? इंटीग्रेटेड है। यहाँ तक क्लियर बच्चों आपको? फर्स्ट हम लेंगे केंद्र और राज्य के बीच में विधायी संबंध के बारे में, लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप के बारे में। केंद्र और राज्य के विधायी संबंध को 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट है क्षेत्र के आधार पर, एरिया के अकॉर्डिंग, और देन दूसरा है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम लेते हैं आर्टिकल 245। इसमें दिया गया है क्षेत्र के आधार पर हम पहले ले रहे हैं और उससे रिलेटेड है आर्टिकल 245। इस आर्टिकल में दे रखा है कि जो पार्लियामेंट है, इंडिया की पार्लियामेंट है, उसका कानून जो है वह भारत के संपूर्ण जो भी स्टेट है, भारत के जो पूरे स्टेट हैं वहाँ पर लागू हो सकता है, या फिर पार्लियामेंट जो है वह भारत के किसी भी जो है वह पार्ट के लिए भी कानून बना सकती है। मतलब संसद का कानून जो होता है वह पूरे भारत पर लागू होता है, और संसद जो है वह पर्टिकुलर जो है वह इंडिया के किसी भाग के लिए भी कानून का निर्माण कर सकती है। जबकि हमारे स्टेट के अंदर जैसे यूपी की गवर्नमेंट है तो यूपी के अंदर क्या होगा? विधानसभा होगा, है ना, लेजिस्लेटिव जो है वह काउंसिल होगा, तो उसके कानून जो होते हैं वह पर्टिकुलर उस राज्य के लिए होते हैं। किसी भी राज्य का विधानमंडल लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर कानून बनाता है तो पर्टिकुलर उस राज्य के लिए बनाता है, या उस राज्य के किसी भाग के लिए जो है वह कानून का निर्माण कर सकता है। क्षेत्र के अकॉर्डिंग आपको दो बातें ध्यान में रखनी है कि पार्लियामेंट का कानून जो है वह पूरे भारत पर लागू होगा, या पर्टिकुलर वह भारत के किसी भाग के लिए भी कानून का निर्माण कर सकता है। जबकि राज्य का विधानमंडल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसका कानून पर्टिकुलर उस राज्य के लिए होगा, या उस राज्य के किसी भाग के लिए कानून बनाएगा।
फॉर एग्जांपल अगर राजस्थान की गवर्नमेंट है तो राजस्थान का जो विधानमंडल है वो कानून किसके लिए बनाएगा, राजस्थान के लिए या पर्टिकुलर उसके किसी भाग के लिए जो है वह कानून बनाएगा। इसके अलावा जो है वह संसद को राज्य क्षेत्रातीत विधान की शक्ति प्राप्त है, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश के अंदर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल पावर। अर्थात संसद का कानून केवल भारत ही नहीं बल्कि भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर भी वह कानून बना सकती है। इसको अपन किसी एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मान लो विजय माल्या है, तो विजय माल्या जो है वह क्राइम करके जो है वह ब्रिटेन भाग गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारत का कानून जो है वह ब्रिटेन पर लागू नहीं होगा जहाँ पर वो रह रहा है। ब्रिटेन के अंदर ही विजय माल्या की जो है वह संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, तो इंडिया का जो कानून के द्वारा उसकी वहाँ की प्रॉपर्टी को भी सीज किया जा सकता है। पुलिस जो है वह अपनी कस्टडी के अंदर ले सकती है। जैसे कोई अपराधी है वो इंडिया में क्राइम करता है, फिर बाद में दूसरी कंट्री में चला जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस कानून से बच गया है। तो संसद का कानून जो होता है वह केवल भारत में ही नहीं वरन भारत के बाहर भी वो कानून बना सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एमपी में कोई कंपनी स्थापित होती है और उस कंपनी की एक ब्रांच जो है वह मान लो चाइना के अंदर है, तो इंडिया की गवर्नमेंट पार्लियामेंट ऐसा कानून बना सकता है कि वह उस इंडिया वाली कंपनी से भी टैक्स वसूल करे, और साथ में ऐसा कानून भी बना सकता है कि जो चाइना में उसकी जो ब्रांच खुली हुई है उस कंपनी की, वो वहाँ से भी टैक्स वसूल कर सकता है। तो इस टाइप का कानून जो है वह भारत की पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जा सकता है। यहाँ तक आपको क्लियर। नेक्स्ट अपन लेते हैं कुछ स्पेशल कंडीशन में भी संसद जो है वह राज्य सूची में दिए गए विषयों पर जो है वह कानून बना सकता है। अब एरिया के अकॉर्डिंग जो हमने लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप पढ़ा है उसके कुछ जो है वह एक्सेप्शन भी है, कुछ अपवाद भी है। जैसे भारत के अंदर जो अनुसूचित क्षेत्र है, शेड्यूल एरिया है, जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 5वीं अनुसूची शेड्यूल के अंदर मेंशन है। अनुसूचित क्षेत्र में राज्यपाल जो है वह कानून बना सकता है। हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर जो संसद का जो कानून है वो राज्यपाल की अनुमति से लागू होता है कि वह संसद का कानून जो है वह उस एरिया के अंदर लागू किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। ये राज्यपाल पर जो है वह डिपेंड करता है, क्योंकि हर स्टेट के अंदर कुछ शेड्यूल एरिया होते हैं। जैसे अपन राजस्थान की बात करें तो पाली और सिरोही में भी कुछ आपको अनुसूचित जो है वह क्षेत्र मिलेंगे। जनजाति क्षेत्र है, ट्राइब एरिया है, यह भी जो है वह इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की 6ठी अनुसूची के अंदर शेड्यूल के अंदर मेंशन है। और जो जनजाति एरिया है वो है असम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है और मेघालय है। वहाँ पर राष्ट्रपति अगर चाहे तो वह संसद के कानूनों को लागू कर सकता है और नहीं चाहे तो वह नहीं लागू कर सकता है। यह राष्ट्रपति पर डिपेंड होता है, क्योंकि राष्ट्रपति को पूरा पावर है कि वह ना अगर संसद का कोई कानून है अगर वहाँ पर जो है वो उस एरिया में सूट नहीं कर सकता है तो उसको पूरी तरह से हटा भी सकता है। ये राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है। इवन राष्ट्रपति जो है वह कुछ केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, यूनियन टेरिटरी जो स्टेट होते हैं, उसमें राष्ट्रपति को जो है वह रूल बनाने की पावर जो है वह प्राप्त हैं। जैसे कि अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, दादर नागर हवेली है, वहाँ पर राष्ट्रपति को राइट्स होता है कि वह उन स्टेट के लिए जो है वह कानून का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि संसद के कानून वहाँ पर लागू हो उस एरिया के अकॉर्डिंग। तो यहाँ वो सिचुएशन डिपेंड करती है राष्ट्रपति पर। अनुसूचित क्षेत्र में संसद के कानून जो है वह वर्क करेंगे या नहीं करेंगे ये डिपेंड करता है राज्यपाल पर। राज्यपाल यह सोच समझ के जो है कानून जो है वह लागू कर सकता है, और अगर कोई कानून जो है वहाँ पर प्रभावी नहीं है तो उनको हटा भी सकता है। ये राष्ट्रपति को भी पावर है और राज्यपाल को भी इस संबंध में पावर मिली हुई है। दूसरा हम करेंगे विधायी संबंध में विषय के आधार पर, सब्जेक्ट के आधार पर शक्तियों का विभाजन किस टाइप से होता है। ये दिया गया है आर्टिकल जो है वह 246 के अंदर। विषय के आधार पर आप सबको पता है कि केंद्र और राज्य के बीच में जो विधायी शक्तियाँ हैं, जो लेजिस्लेटिव पावर है, उनका बंटवारा किया गया है। और यह हमारी जो है वह 7वीं अनुसूची यानी कि 7th शेड्यूल के अंदर
मेंशन है। और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची है, 12 शेड्यूल है। 7वीं अनुसूची में सब्जेक्ट का बंटवारा किया गया है। उसमें से फर्स्ट है संघ सूची, जिसको हम यूनियन लिस्ट कहते हैं। उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त है? पार्लियामेंट को प्राप्त है। सेकंड है राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, जिसमें कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है राज्य के विधानमंडल को, लेजिस्लेटिव काउंसिल को। और थर्ड है कॉन्करेंट लिस्ट, जिस पर जो है वह संसद या राज्य के विधानमंडल जो है वह कानून का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर समवर्ती सूची में कोई भी सब्जेक्ट ऐसा है जिस पर राज्य के विधानमंडल ने भी कानून बना दिया है और पार्लियामेंट ने भी कानून बना दिया है, तो उस केस में जो है वह केंद्र का कानून यानी कि पार्लियामेंट का कानून जो है वह प्रभावी होगा। फॉर एग्जाम्पल, पार्लियामेंट ने ऐसा कानून बनाया है कि 20 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। और राज्य विधानमंडल ने ऐसा कानून बनाया है कि 9 से 12 तक की जो फीस 50 रुपये जो है वह रहेगी। तो उस केस में जो है वह पार्लियामेंट का कानून जो है वह प्रभावी रहेगा। ओके, अब शॉर्ट में हम देख लेते हैं कि जो आपकी संघ सूची है, यूनियन लिस्ट है, उसमें जो है वह टोटल अभी प्रेजेंट में जो है वह 100 सब्जेक्ट हैं। लेकिन जब संविधान का निर्माण हुआ तब इसमें जो है वह 97 सब्जेक्ट थे, लेकिन आज इसमें जो है वह 100 सब्जेक्ट हैं। ओके, देन सेकंड है राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, उसमें जो है वह 66 सब्जेक्ट है और 61 सब्जेक्ट अभी प्रेजेंट के अंदर है। संविधान बना तब 66 सब्जेक्ट थे, लेकिन अभी प्रेजेंट में कितने हैं? 61। कॉन्करेंट लिस्ट है 47 जो है वह सब्जेक्ट हैं, लेकिन जो है वह अभी प्रेजेंट में कितने हैं? 52 है। 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा राज्य सूची के 5 विषय जो है वह समवर्ती सूची में शामिल किए गए। इसलिए समवर्ती सूची में पहले 47 सब्जेक्ट थे, जो प्रेजेंट में कितने हो गए हैं? 52। ओके, और ये तीनों जो है वह सूची या लिस्ट जो है वह कहाँ पर मेंशन है? अनुसूची 7 के अंदर मेंशन है। 7वीं अनुसूची 7 शेड्यूल के अंदर मेंशन है। जो आपकी यूनियन टेरिटरी स्टेट है वहाँ के लिए कानून कौन बनाता है? पार्लियामेंट कानून बनाती है। पार्लियामेंट को राइट है कि वह यूनियन टेरिटरी स्टेट केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कानून का निर्माण करे। अब थोड़ा सा हम सब्जेक्ट के बारे में भी देख लेते हैं। यूनियन लिस्ट के अंदर जैसे आपकी सुरक्षा है, सिक्योरिटी से रिलेटेड सब्जेक्ट आते हैं, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, जो आपके फॉरेन अफेयर्स हैं उनसे रिलेटेड है, वॉर से रिलेटेड मामले आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, कोई अगर ट्रीटी है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप है तो वह यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं। बैंकिंग है, जो आपकी ट्रैवलिंग है ना, एक तो जल से, एक रेल से और एक वायु से रिलेटेड जो भी ट्रैवलिंग है, परिवहन है, वो किसके अंदर आते हैं? यूनियन लिस्ट के अंदर। जनगणना जो हर प्रति वर्ष जो है वह मतलब 10 साल के बाद में होती है, वो सब्जेक्ट जो है वह यूनियन लिस्ट के अंदर आता है। और जो अंतर्राज्यीय नदियाँ हैं, जल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो किसके अंदर आती हैं? यूनियन लिस्ट के अंदर आती हैं। स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं अपने स्थानीय मुद्दे, जैसे पुलिस है, जेल है, न्यायालय है, सिंचाई है, पंचायती राज्य है, लोकल सेल्फ गवर्नेंस है ना, जो आपकी हॉस्पिटलिटी की जो सुविधा है, लैंड से रिलेटेड है, तो वो किस में आएंगे? स्टेट लिस्ट में आएंगे। कॉन्करेंट लिस्ट में आएंगे आपकी जो एजुकेशन है और जो आपकी वर्कर ऑर्गेनाइजेशन होती है, पॉपुलेशन है, उससे रिलेटेड आते हैं। और राष्ट्रीय जल मार्ग भी कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आते हैं। फिर बाद में फॉरेस्ट है, वो आपके किसके अंदर आता है? कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है। तो ये पर्टिकुलर कुछ सब्जेक्ट हैं जो मैंने आपको बताए हैं। वैसे 100 सब्जेक्ट है यूनियन लिस्ट के अंदर। और जो सब्जेक्ट जो है वह न तो संघ सूची में मेंशन है, न राज्य सूची में मेंशन है और न कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन है, उन पर कानून बनाने का अधिकार इंडिया की पार्लियामेंट को ही होता है। और उसको हम कहते हैं रेसिड्यूरी पावर, अवशिष्टवादी शक्तियाँ। जो इन तीनों के अंदर सब्जेक्ट मेंशन नहीं है, उस पर कानून कौन बनाता है? संसद। और उन शक्तियों को बोलते हैं अवशिष्ट शक्तियाँ, रेसिड्यूरी पावर। क्लियर बच्चों यहाँ तक?
कुछ विशेष परिस्थितियों में पार्लियामेंट जो है वह राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है। स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर पार्लियामेंट को राइट है कि वह कानून का निर्माण कर सकता है। फर्स्ट हम लेंगे आर्टिकल 249। 249 अगर कोई राज्य विधानमंडल लेजिस्लेटिव जो है वह काउंसिल यह मेंशन कर दे कि यह विषय जो है वह राष्ट्रीय महत्व का है, तो उस विषय पर जो है वह कानून बनाने की शक्ति जो है वह किसको प्राप्त होती है? संसद की। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका लैंड से रिलेटेड है, भू राजस्व से रिलेटेड अगर कोई मामला है और राजस्थान की गवर्नमेंट अपने विधानमंडल में ये प्रस्ताव पारित कर दे, 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पारित कर दे कि यह विषय जो है वह राष्ट्रीय महत्व का है और उस पर जो है वह संसद को कानून बनाना चाहिए, तो उस विषय पर जो है वह संसद कानून बना सकती है और संसद का कानून जो है वह केवल 1 ईयर तक जो है वह प्रभावी रहेगा। ठीक है, तो उस केस में जो है वह संसद राज्य सूची में दिए गए विषयों पर जो है वह कानून बना सकती है। फिर आता है आर्टिकल जो है वह 250, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी की अगर दशा हो तो उस सिचुएशन में जो है वह संसद को राज्य सूची में के विषयों में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। तो संसद जो है वह भारत के किसी भी संपूर्ण क्षेत्र के लिए या पर्टिकुलर जहाँ पर इमरजेंसी लागू की गई है वहाँ पर कानून बना सकता है। जैसे कि इंदिरा गांधी के टाइम हुआ था, इमरजेंसी जो है वह पावर को 2 साल तक रखा गया। फिर हम लेंगे आर्टिकल जो है वह 252, अगर 2 या 2 से अधिक राज्य के अनुरोध पर जो है वह संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। अनुरोध का मतलब यहाँ पर ये होता है कि अगर 2 या 2 से अधिक जो है वह राज्य के जो विधानमंडल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वो प्रस्ताव पारित करते हैं, है ना, पर्टिकुलर वहाँ पर भी सदस्यों की बैठक होती है और उस मीटिंग के अंदर वो भी प्रस्ताव पारित कर दे, 2/3 सदस्यों की जो है वह अनुमति से, एक्सेप्टेंस से पारित कर दे कि नहीं इस विषय पर जो है वह पार्लियामेंट कानून बनाएगी, तो उस केस में जो है वह पार्लियामेंट कानून बनाती है। आर्टिकल नेक्स्ट है आर्टिकल 253, अगर कोई इंटरनेशनल जो है वह समझौता होता है, ट्रीटी होती है, तो उसकी कंडीशन को पूरा करने के लिए जो है वह पार्लियामेंट राज्य सूची के किसी भी विषय पर जो है वह कानून बना सकती है। जैसे कि भारत में बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, है ना, वो भी दूसरे जो कंट्री है उनकी हेल्प से, जैसे यूपी के अंदर है, एमपी के अंदर बहुत सारी अभी योजनाएं चल रही हैं। तो उस केस में अगर कोई बाहर की जो है वह कंट्री है तो उनकी समझौतों को पूरा करने के लिए वहाँ पर कानून जो है वह कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाता है। फिर है आर्टिकल 356, अगर भारत में जो है वह राष्ट्रपति शासन जो है वह लागू हो तो वहाँ पर जो है वह कानून बनाने का राइट जो है वह पार्लियामेंट को होता है। यहाँ तक बच्चों क्लियर? अब हम नेक्स्ट वीडियो लेसन के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप को पढ़ेंगे। क्लियर बच्चों? थैंक यू।